अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट, दिस मोहम्मद इकबाल भाबा खैर। अच्छा, आज की तारीख में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग्स, और हम पढ़ेंगे आज अनसुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स। हमें दिमाग में ये रखना ज़रूरी है कि सर अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। देखिए, अनसुपरवाइज लर्निंग का कोई लेबल डाटा हम सिस्टम के अंदर प्रोवाइड नहीं करते जिस तरीके से हम सुपरवाइज लर्निंग का कर रहे होते हैं। इसीलिए इसको अनलेबल्ड डाटा कहा जाता है, यानी कि हम इसको ये नहीं बताते कि कौन सी चीज़ रिस्की है, कौन सी चीज़ सेफ़ है, कौन सा कस्टमर जो है वो पोटेंशियल है, कौन सा एप्पल जो है वो सही है, कौन सा जो है वो ऑरेंज सही है। हम इसको ये क्लासिफिकेशन नहीं बताते, बल्कि हम इसके ऊपर छोड़ते हैं कि ये खुद जो है वो ढूंढे, क्या पैटर्न ढूंढे, फाइंड्स हिडन पैटर्न। ये खुद जो है वो पैटर्न ढूंढेगा, खुद ये इंसाइट ढूंढेगा, खुद अपनी एवरेजेस कैलकुलेट करेगा और ख़ुद अपनी एक क्लासिफिकेशन क्रिएट करेगा। इसलिए इसको हम अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग की तरह कोई भी पैटर्न अवेलेबल नहीं होता। इसके अंदर कोई भी जो डाटा है वो लेबल्ड नहीं होता। इसको हम अनलेबल्ड डाटा पे ट्रेन करते हैं, यानी कि हम इसको ट्रेन करते हैं कि वो अपना पैटर्न, अपना स्ट्रक्चर, अपना रिलेशनशिप खुद क्रिएट करे, ना कि हम इसको बताएं। एक बात तो ये हो गई अनसुपरवाइज लर्निंग की। अच्छा, हमारी बुक के अंदर अनसुपरवाइज लर्निंग की 4 टाइप्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहला जो हमारे पास है उसका नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग, ठीक। दूसरा जो है हमारे पास वो है हायरार्कियल क्लस्टरिंग, HIRERA। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और लास्ट हमारे पास है एप्रियोरी एल्गोरिथम। उम्मीद करता हूँ स्पेलिंग सही लिखी हुई है। ठीक है जी। ये 4 हमारे पास जो है ना वो टाइप्स हैं सुपरवाइज लर्निंग की। एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सर के मीन्स क्लस्टरिंग। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि के का मतलब क्लस्टरिंग है। इसका मतलब ये है कि आपने के फाइंड आउट करना है, यानी कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है। के का मतलब कोई भी नंबर, और फिर उसकी मीन, उसका एवरेज निकालना है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग मतलब एनी नंबर जिसका एवरेज होगा और उसके बाद उसको क्लस्टर करना है, यानी कि किसी भी नंबर की एवरेज के बेसिस के ऊपर उसकी क्लस्टरिंग करनी है, यानी कि उसकी ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे दिमाग में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार दिमाग में रखिएगा कि सर ये जो है ना इसमें हमारा डाटा जो है ना वो लेबल्ड नहीं होता, हम इसको अनलेबल्ड डाटा को ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है सर। अब फिर सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये जो है वो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या चीज़ है। के मीन्स क्लस्टरिंग का मतलब ये है, सिंपल सिंपल इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर। ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर, बस। लेकिन जो ग्रुप करने का तरीका है ना वो डिफरेंट है। किससे? हायरार्कियल क्लस्टरिंग से। तो के मीन्स क्लस्टरिंग मतलब कि आपने ग्रुप करना है कुछ खास चीज़ों को जिनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं आपस में। इसका नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है। मैंने इसको ये नहीं बताया कि मुझे ये बताओ, मैंने इस मॉडल को ट्रेन नहीं किया कि भाई ये मेरा एवरेज है, मेरा एवरेज नहीं है। मैं इसको खुद कह रहा हूँ कि एवरेज निकालो, उसकी बेसिस के ऊपर मुझे रिस्की और नॉन रिस्की कस्टमर्स को क्लासीफाई करो। मैं इसको नहीं बता रहा कि ए रिस्की है, बी रिस्की है, या ये एक कॉलम रिस्की है या बी कॉलम जो है वो सेफ़ है। मैं नहीं बता रहा। मैंने इसको बोला भाई खुद ढूंढो पास्ट डाटा की बेसिस के ऊपर। मैं इसको डाटा दूंगा, इनपुट दूंगा, लेकिन मैं इसको आउटपुट नहीं दूंगा, इसलिए हम इसको अनलेबल्ड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूशन अकेडमी है। इसके अंदर हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। स्टूडेंट ए ने 10,000 पे किए, इसने 12 किए, इसने 11 किए, इसने 50 किए, इसने 55 किए, इसने 52 किए। इसके घंटे 2 हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, इसके 8 हैं, इसके 9 हैं, इसके 7 हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक ट्यूशन की अकेडमी है। अब मान लीजिए, एडवांस के अंदर बता रहा हूँ, मान लीजिए कि एक ये जो ट्यूशन अकेडमी है ना, ये 2 ग्रुप्स क्रिएट करना चाह रही है। बोला भाई 2 ग्रुप्स क्रिएट करो, और मैं जो है ना वो क्या करूँगा, ये जो ट्यूशन अकेडमी है
ये क्या करेगी, ये क्रिएट करेगी दो ग्रुप्स, यानी कि इसको एडवांस में पता है कि मुझे दो ही ग्रुप क्रिएट करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो करे, ये 3 भी बोल सकती है, 4 भी बोल सकती है, ये दो ग्रुप क्रिएट करेगी। अब दो ग्रुप का मतलब हो गया कि यहाँ पे के जो है ना वो 2 हो गया, ये के 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर, ठीक है। और वो कहना चाह रही है कि भाई ग्रुप 1 जो है ना वो मेरा होगा नॉर्मल स्टूडेंट्स, क्योंकि एकेडमी के अंदर हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। और जो मेरा ग्रुप 2 है ना, जो मेरा ग्रुप 2 है इसको मैं कहूँगा प्रीमियम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपने क्लासिफाई करना है। अब मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग को बोल दिया, दो ग्रुप चाहिए, ग्रुप 1 नॉर्मल स्टूडेंट, ग्रुप 2 प्रीमियम स्टूडेंट, ये वाला डाटा दे दिया। ये नहीं बताया कि ए जो है वो नॉर्मल है, ये नहीं बताया इसको मैंने कि ए नॉर्मल है और जो फॉर एग्जांपल एफ़ जो है वो प्रीमियम है, ये नहीं बताया मैंने इसको, मैंने इसको दे दिया बस, अनलेबल डाटा दे दिया। अब तो खुद फाइंड आउट करो। अब वो क्या करेगा, अब ये ढूंढेगा कैसे, अनसुपरवाइज लर्निंग सबसे पहले क्या करेगा कि भाई दो रैंडम पॉइंट्स तलाश करेगा, यानी कि दो अपनी तरफ से दो सेंटर पॉइंट्स पिक करेगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेगा, मैं आपको समझाता हूँ, समझाने के एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 तो ये है कि भाई आपने चूज़ के, आपने के चूज़ कर लिया, भाई कितने के चाहिए, यानी कितने ग्रुप चाहिए। स्टेप नंबर 2 में ये क्या करेगा, एक सेंटर पॉइंट ढूंढेगा, अपनी तरफ से कोई भी सेंटर पॉइंट ढूंढेगा किसी भी मेथड के ज़रिए, ठीक है। और उसको सेंटर 1 और सेंटर 2 कह देगा, सेंटर 1 सेंटर 2, ठीक है, दो सेंटर ढूंढ लेगा। उसके बाद क्या करेगा, हर स्टूडेंट को उस सेंटर पॉइंट की तरफ प्लेस कर देगा, ठीक है। वो क्या करेगा स्टेप नंबर 3 के अंदर कि असाइन ईच स्टूडेंट टू द नियरेस्ट पॉइंट, हर स्टूडेंट को उस सेंटर में जो उसने कैलकुलेट किया हुआ स्टेप नंबर 2 में, उसकी बेसिस के ऊपर उसको असाइन कर देगा। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पर आकर जो लो फी स्टूडेंट होंगे, वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे, और जो हाई फी स्टूडेंट होंगे वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे फॉर श्योर। दो सेंटर्स बनने के बाद लो अलग हो जाएगा, हाई अलग हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ट्यूशन एकेडमी की नज़र में ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा सेंटर 1, इसका दूसरा ग्रुप बन जाएगा सेंटर 2, सॉरी ग्रुप 1 ग्रुप 2, क्या बनेगा ग्रुप 1, और इसका बन जाएगा ग्रुप 2, और इसको मैं क्लस्टर भी कह सकता हूँ, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2, ठीक है। अब क्लस्टर 1 में कितने आ गए, ABC, अगर टेक्निकली देखा जाए तो क्लस्टर 1 में यहाँ पे कितने आ गए, क्लस्टर 1 में मेरे पास आ गया ABC, क्लस्टर 2 में कितने आ गए DEF, ये दो क्लस्टर्स बन गए। अब क्या होगा, अब स्टेप नंबर 4 बड़ा खतरनाक है, खतरनाक से बड़ा अच्छा स्टेप है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 के अंदर ये जो क्लस्टर है ना, ये दोबारा से अपनी एवरेज कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज ऑफ ईच क्लस्टर, हर क्लस्टर की दोबारा से एक एवरेज कैलकुलेट होगी, के मीन्स है ना, के मीन्स कैलकुलेट एवरेज ऑफ ईच क्लस्टर अगेन। जाहिर सी बात है, कोई नया बच्चा एडमिशन लेगा तो एवरेज चेंज होगी, क्लस्टर चेंज होगा, ठीक है, वापस असाइन री स्टूडेंट होगा, ठीक है, वापस वो मूव स्टूडेंट होगा, और ये रिपीट होता रहेगा, ये प्रोसेस, इसका लूप चलता रहेगा जब तक के नई एवरेज ना निकले, यानी कि अनटिल नथिंग चेंजेस। ये आप काम करते रहेंगे, सिस्टम ये काम करता रहेगा, जब भी कोई नया बच्चा आएगा या पुराने बच्चों की क्लस्टर के अंदर एवरेज करता रहेगा, जब तक कि हमें कंफर्म नहीं हो जाता कि क्लस्टर 1 के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो क्लस्टर 2 में हो, या कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 के दरमियान में हो, कि हम इसको ये ना फिगर आउट कर सके कि ये क्लस्टर 1 है या क्लस्टर 2। घड़ी घड़ी एवरेज करने से बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बंदा क्लस्टर 1 में और कौन सा बंदा क्लस्टर 2 में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इससे क्या होगा,
इससे कुछ नहीं होगा सर, इससे दो धरे हमारे बन जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई नॉर्मल और प्रीमियम स्टूडेंट के दो क्लस्टर हैं और ए बी और सी जो है वो नॉर्मल हैं और डी ई एफ और प्रीमियम है। अब आप सोचो अगर ये 10,000 कस्टमर होता और मुझे सिर्फ दो ग्रुपिंग क्रिएट करनी होती और मुझे एडवांस में ना पता होता कि कौन सा प्रीमियम कौन सा नॉर्मल, ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम को बोलता भाई दो ग्रुप बनाओ और दो ग्रुप इस मेथड से बनाता। हमें एग्ज़ाम में शायद नहीं बल्कि 100% कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्जामिनर हमसे स्टेप भी शायद ना पूछे कि आपकी बुक में स्टेप भी नहीं है। मैंने तो आपको सिर्फ बताया एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि के मीन्स दैट इज़ एवरेजिंग आउट द पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच द ऑर्गेनाइजेशन नो इन एडवांस एंड कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ईच क्लस्टर अगेन एंड अगेन अंटिल नथिंग चेंजेस। ये आपकी डेफिनेशन एंड दैट्स इट। मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बता रहा हूँ कि अगर 10,000 कस्टमर होगा तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको कुछ इस तरह से डाटा दे देगा। देखें, ये मेरे पास डाटा था, ठीक है, ये मेरे पास के मीन्स क्लस्टरिंग का डाटा था। इसने क्या कर दिया, इसने C1 को अलग कर दिया, C2 को अलग कर दिया, C3 को अलग कर दिया, ठीक है। अब आप टेक्निकली ये देखो कि उसने क्या किया। अब देखो C2 कुछ इस तरह से आया, C1 इस तरह से आया, C3 इस तरीके से आया। तो इसने क्या किया, इसने दोबारा से एवरेज कैलकुलेट करा और C1 को बिल्कुल कैटेगोरिकली अलग कर दिया, C2 को कैटेगोरिकली अलग कर दिया, C3 को इसने कैटेगोरिकली अलग कर दिया, ठीक है। अब अगर आप टेक्निकली देखो तो ए पोजीशन पे तो डाटा इसने अप्लाई कर दिया, यानी कि ग्रुपिंग तो कर दी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इट्स इक्वल टू 3 है, लगता नहीं है बल्कि 100% है कि इट्स इक्वल टू 3 है कि मैंने अपने तमाम डाटा को 3 हिस्सों में डाला, के मीन्स। फिर इसकी एवरेजिंग करके बी पे आया। अच्छा, फिर उसकी दोबारा से एवरेजिंग करके अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप C2 को देखें और यहाँ पे C2 को देखें, क्योंकि ये सॉरी ये हमारे पास ए बी और सी डायग्राम है। अब आप यहाँ पे C2 को देखें और यहाँ C2 को देखें, आप कितना फ़र्क है इन दोनों में। जो ये पहले फार थे अब ये मज़ीद करीब आ गए क्योंकि एवरेजिंग हुई है, दोबारा से एवरेजिंग होकर C2 और करीब आ गया। फिर अगर आप डी के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये देखें, C2 को देखें और आप डायग्राम देखें C2 की, तो ये आपको थोड़ी सी और चेंज होती हुई नज़र आएगी। डायग्राम में शायद नज़र ना आए आपको, लेकिन और थोड़ी सी और चेंज होती हुई आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से C3 की डायग्राम यहाँ देखें और यहाँ देखें, ठीक है। और यहाँ देखने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो आपको थोड़ी सी बारीकी से और चेंज है आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। तो क्या मतलब है सर, ये बार बार एवरेज कर करके आपके ग्रुप को और सुकेड़ रहा है ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि C1 या C2 के दरमियान में भी हो, या तो वो C3 में आ जाए या वो C1 में आ जाए, और अब आपके 3 स्पेसिफिक ग्रुप बन गए। इसका क्या फ़ायदा? सिर्फ फ़ायदा ये है कि सर अब मेरी ग्रुपिंग हो गई। अब हो सकता है कि मैं प्रीमियम स्टूडेंट्स को टारगेट ज़्यादा करूँ और मैं नॉर्मल स्टूडेंट को टारगेट ना करूँ, और ये पॉसिबल है कि मेरे मार्केटिंग के एंगल से मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को हो सकता है कुछ नॉर्मल स्टूडेंट को हो सकता है कि मज़ीद कुछ डिस्काउंट वगैरह देकर इनको और कोर्सेज़ के अंदर इंगेज करूं, और प्रीमियम स्टूडेंट को हो सकता है मैं कुछ फैसिलिटीज़ दूं लाइब्रेरी की या किसी और चीज़ों की, क्योंकि मुझे पता है प्रीमियम स्टूडेंट है ये और मुझे देंगे अगर मैं इनको फैसिलिटीज़ दूंगा। तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग को के मीन्स क्लस्टरिंग के एंगल से मैंने इसको अलग किया। तो दैट्स हाउ द क्लस्टरिंग यानी कि के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क्स। अब सर हायरार्कियल क्लस्टरिंग जो है वो कैसे काम करती है, हायरार्कियल क्लस्टरिंग कैसे काम करती है, अब ये दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। हायरार्कियल क्लस्टरिंग, हायरार्कियल क्लस्टरिंग सर के मीन्स क्लस्टरिंग की तरह ही एवरेज आउट करती है, लेकिन ये जो है ना ये आ, इसमें और के मीन्स में फ़र्क पता है क्या है, इसमें आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितने ग्रुप बनाना है। के में तो पता था ना कि भाई 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं। इसमें आपको ये नहीं पता कि मुझे ग्रुप कितने बनाने हैं, ठीक है। ये क्या करता है सर, ये ग्रुप डाटा को ग्रुपिंग करता है, ग्रुप डाटा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये ग्रुपिंग करता है लाइक अ फैमिली ट्री। ये एक फैमिली ट्री बना देगा आपको, जैसे हमने डिसीजन ट्री नहीं बना था, ये एक फैमिली ट्री क्रिएट कर देगा। क्लियर हो गई बात? और उस फैमिली ट्री का एक पर्टिकुलर नाम भी आगे चल के बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं डेफिनेशन लिखवा दूँ कि ये क्या करेगा, ये it shows you all possible, shows you all possible grouping levels, it shows you all possible grouping level, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपको ग्रुप एडवांस, इसमें आपको पता ही नहीं है
कि आपको कितने बनाने हैं ग्रुप्स, यू डोंट नो इन एडवांस कि आपको कितने ग्रुप्स बनाने हैं। तो ये आपको तमाम किस्म की पॉसिबल लेवल्स पे एक्सप्लोर करेगा। इसका मतलब है कि इसको हम हायरार्कियल क्लस्टरिंग कहते हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसको अगर हम इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं, आइए ज़रा से इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए कि ए जो है उसकी इनकम है 10,000, मान लीजिए, ठीक है। बी जो है उसकी इनकम है 12,000, सी जो है उसकी इनकम है 20,000 और डी जो है उसकी इनकम है 50,000। एक बैंक का डाटा है, समझ लीजिए, ठीक है। एक ये बैंक का डाटा है। अब हम क्या करेंगे, हम हायरार्कियल क्लस्टरिंग क्या करेगा, हायरार्कियल क्लस्टरिंग क्या करेगा कि भाई वो ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो जब ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इसका देख लेते हैं वो करेगा किस तरीके से। स्टेप नंबर 1 ये करेगा कि सर ये मर्ज कर देगा ए एंड बी को, क्योंकि इसको लगेगा कि भाई ए और बी जो है ना वो सिमिलर है, क्योंकि नंबर सिमिलर है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या करेगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ये ए एंड बी को लेगा मान लीजिए, और ये 10 + 12 22 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो गया 11, और फिर क्या करेगा सी में से 11 को माइनस करेगा। ये क्या करेगा स्टेप नंबर 2 में 20,000 सी माइनस 11 कितना आ गया 9,000 आ गया। अब चूंकि ये 9,000 आ गया, इसी तरीके से ये तो हमने कर दिया सी टू ए बी का डिफरेंस ले लिया। इसी तरीके से ये एक और काम करेगा कि सी टू डी का डिफरेंस भी लेगा जो कि 30,000 आ रहा है, ठीक है। ये ए बी टू डी का डिफरेंस भी लेगा जो कि 39,000 आ रहा है। ए बी टू डी का डिफरेंस, क्योंकि ए बी की जो 9,000 थी और ये 50,000 है, तो वो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ये भी देखेगा कि सरकार स्मॉलेस्ट कितना है, स्मॉलेस्ट मेरे पास 9,000 है। तो ये सी को क्या कराएगा, ये सी को ज्वाइन करवा देगा ए बी से। क्यों सी को ज्वाइन ए बी से क्यों करवाएगा, क्योंकि 11,000 जो 11,000 है ये 9,000 से क्लोजेस्ट में है। ये 9,000 था ना, यहाँ हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर सी को प्लेसमेंट करने की जब मैं कोशिश कर रहा था, स्टेप नंबर 2 मैंने सी की प्लेसमेंट के लिए मैंने कोशिश करी, तो इसके लिए 9,000 निकला। और ये 9,000 चूँकि 11,000 से कम है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक ग्रुप बन जाएगा विच इज़ क्या बनेगा कि सरकार पहले था ए बी सी डी, ये तमाम अलग अलग ग्रुप हैं। फिर मैंने बोला नहीं ए और बी इसकी ग्रुपिंग कर दो, अब क्या बन गया ए बी सी डी, ठीक, ये पहला ग्रुप बना। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा नहीं यार ए बी और सी को भी मर्ज करो, डी को अलग करो, ये दूसरा बना। फिर अल्टीमेटली ए बी सी डी ये सब मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ ईच ग्रुप अगेन एंड अगेन, और उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर आपने उसका डिस्टेंस निकाल कर मालूम करना है। तो याद रखिएगा कि जो क्लस्टर्स होंगे ना, इसके अंदर हायरार्कियल क्लस्टरिंग के अंदर जो क्लस्टर्स निकालने का तरीका है ना, ये इस तरीके से है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। यानी कि इसका तरीका जो है ना वो इस तरीके से होगा, ना कि के मीन्स की तरह होगा। ये बात भी हमें समझ में आती है। अब ये जब आप कर रहे होंगे ना, तो इसकी एक डायग्राम बन जाएगी, और ये डायग्राम कुछ इस तरह की होगी। देखें, ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। सबसे पहले समझ लें कि इस जो डायग्राम है ना जी, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम कहते हैं डेंड्रोग्राम, DENDOGRAM। ये डेंड्रोग्राम डायग्राम है। डेंड्रोग्राम डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने स्टेप 0 के अंदर ए को अलग रखा, बी अलग, सी अलग, डी अलग, ई अलग। फिर हमने बोला नहीं 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 नहीं, ए और ए बी को मर्ज कर दो क्योंकि ए और बी बड़े सिमिलर है। इसी तरीके से आप देखें डी और ई को भी हमने मर्ज कर दिया क्योंकि ये सिमिलर है। सी किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहा इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है सी एक बिल्कुल ही अलग आउटलायर टाइप चीज़ हो। फिर हमने ए बी और सी को किस तरीके से मर्ज करा कि हमने ए बी का एवरेज निकाला होगा और सी को देखा होगा कि भाई वो किस एवरेज के साथ मर्ज कर रहा है। तो हमें लगा कि सी जो है वो
ए बी के साथ मर्ज कर रहा है, ना कि डी ई के साथ। अगर ये डी ई के साथ मर्ज करता तो मैं इसको डी ई के साथ मिलाता, यानी कि सी को मैंने एवरेज कैलकुलेट करके ए बी के साथ मिलाया, ना कि डी ई के साथ, क्योंकि उसके नंबर्स ए बी के साथ ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो सी को मैंने ए बी के साथ मिला दिया। इसी तरीके से डी ई को जब मैंने इन सब को आपस में कैलकुलेट करवाया तो ए बी सी जाके मिलकर डी ई के साथ भी मिल गया। तो ये आप देखेंगे ना, तो ये एक डायग्राम बनी, एक ट्री डायग्राम बनी। इसमें अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो इसको मैं एग्लोमेरेटिव मेथड कहूँगा, और ऊपर से अगर नीचे आ रहा हूँ तो मैं इसको डिवाइसिव मेथड कहूँगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बच्चे खुद ही अपना ग्रुप क्रिएट कर लें बॉटम से तो एग्लोमेरेटिव मेथड है, और अगर टीचर बोले कि नहीं 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 नहीं, 2 लोग इस ग्रुप में आएंगे, 2 लोग इस ग्रुप में आएंगे, 2 लोग इस ग्रुप में आएंगे, तो ये डिवाइसिव मेथड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा ख्याल है कि एग्जामिनर इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हायरार्किकल क्लस्टर के अंदर कोई के एडवांस में पता नहीं होता। दूसरी बात, इसके अंदर एक डायग्राम बनती है जिसको हम डेंडोग्राम कहते हैं। एक एग्लोमेरेटिव मेथड होता है जो बॉटम से अप जाता है, एक डिवाइसिव मेथड होता है जो कि टॉप से नीचे आता है। इसके अंदर एक फैमिली ट्री बन जाता है जो कि के मीन्स में नहीं बनता। और तरीका मैंने आपको बताया कि एवरेज करते 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 मैं सी को ए बी के साथ मिला दूंगा, और अल्टीमेटली ए बी सी डी ई सारे आपस में एक डिस्टेंस के साथ मिल जाएंगे, एक डिस्टेंस के साथ आपके पास मिल जाएंगे, और ये आपकी ग्रुपिंग क्रिएट हो रही होगी। एक बिल्कुल ख़ास किस्म का क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो रहा होगा। चूँकि अनसुपरवाइज लर्निंग है, मुझे नहीं पता कि कितने ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो मैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जाकर, और नाम से भी पता चलेगा कि हायरार्की बनती है तो फैमिली ट्री बनता है। तो दैट्स हाउ द क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज। अब सर हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और ये बड़ा आसान सा कंपोनेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। समझ लें सर, एक बैंक है, और एक बैंक है उसके जो एक बैंक है, उसके बाद 3 किस्म के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 3 किस्म के उस बैंक के पास क्या है भाई, वेरिएबल्स हैं। मान लीजिए एक है इनकम जिसके ज़रिए वो जज करता है कस्टमर्स को, एक है एसेट, और एक है हमारे पास डेट। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बोलता क्या है, वो कहता है भाई आप डाटा को इतना कॉम्प्रेस कर दो, ठीक है, जिससे आपकी क्वालिटी भी ना गिरे और आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी रहे। पीसी क्या बोलता है, कॉम्प्रेसिंग डाटा while keeping useful information इंटैक्ट। आपकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे, इंटैक्ट रहे। इसको हम कहते हैं पीसी, यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट। जितने भी आपके पास कंपोनेंट है ना, उसमें से एक प्रिंसिपल वर्जन निकाल लो। उसके अंदर आप क्या निकालो, एक प्रिंसिपल वर्जन निकाल लो। क्या मतलब हुआ सर? इसकी मैं आपको एक छोटी सी और आसान सी एग्जांपल देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि ये इनकम, एसेट्स और डेट है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो इनकम है उसके 5 किस्म के रेशोज़ हैं हमारे पास, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। एसेट के 5 किस्म के रेशोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। डेट के 5 किस्म के रेशोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। कुल मिला के हमारे पास 15 रेशोज़ हो गए। तो बजाय इसके कि मैं 15 रेशोज़ को अलग अलग कैलकुलेट करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इन 15 को 3 की कैटेगरी में डाल दूँगा। भाई मेरा ये इनकम है, ये एसेट है, ये डेट है। इस तरह मेरा ये PC1 हो जाएगा, ये मेरा PC2 हो जाएगा, ये मेरा PC3 हो जाएगा। ये काम मैं क्यों करूँगा, ताकि मैं कॉम्प्लेक्सिटी से बच सकूँ। हाँ क्या ना? फॉर एग्जांपल, और PC1, PC2, PC3 आपस में कोरिलेटेड भी होंगे। तो बजाय इसके कि मैं 15 रेशोज़ को जज करूँ, मैं बोलूँगा भाई इस बंदे की इनकम रेशो कैसा है ये बताओ। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा है। ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा भाई इस बंदे का इनकम रेशो का मतलब PC1, अच्छा इस बंदे का PC2 कैसा है, यार इस बंदे का PC2 तो नीचे है। अच्छा भाई इस बंदे का PC3 कैसा है, यार इस बंदे का PC3 भी नीचे है कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, अब जब ये सारी चीज़ें निकल आएंगी, PC1, PC2, PC3, PC1, PC2, PC3 जब निकल आएगी, तो मैं एक स्कोर कैलकुलेट करूँगा, और उस स्कोर की बेसिस के ऊपर मैं डिसाइड कर दूंगा कि सरकार इसको किस क्लासिफिकेशन पे डालना है पर्टिकुलर कस्टमर को। तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल कंपाउंड एनालिसिस क्या करता है भाई, ये आपको बहुत सारे जब वेरिएबल्स होते हैं ना, जब बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, टू मेनी वेरिएबल्स होते हैं,
तो ये इसमें से एक कैटेगरी क्रिएट कर लेता है और फिर उस कैटेगरी क्रिएट करने के बाद उसका स्कोर क्रिएट करता है और उसके बाद उसकी एवरेजिंग करता है। तो ये सिंपल एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस था हमारे पास। लास्ट हमारे पास है एप्रियोरी एल्गोरिथम। ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा प्रैक्टिकल है। एप्रियोरी एल्गोरिथम ये क्या चीज़ करता है यार? ये बोलता है भाईजान जो आइटम्स एक साथ की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, इनको आप एक साथ मिला लो। ये ज़्यादातर मार्केट बास्केट एनालिसिस यानी कि रिटेल स्टोर्स के अंदर काम आता है। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आइटम्स साथ में खरीदे गए, आइटम्स आर बॉट टुगेदर, शुड बी ग्रुप टुगेदर। क्या मतलब हुआ सर? ये समझ में नहीं आया। तो के मीन्स क्लस्टरिंग, और तो वो भी तो यही है कि जो आइटम साथ हो। नहीं 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 नहीं, के मीन्स क्लस्टरिंग तो डाटा को मिलाएगा ना। ये मतलब के मीन्स क्लस्टरिंग तो वो करेगा, एवरेजिंग आउट करे, सॉरी, एडवांस में आपको ग्रुपिंग बताएगा और नंबर्स के साथ साथ आपके मीन्स निकाल निकाल कर आपको आगे लेकर जाएगा। हायरार्कियल क्लस्टरिंग भी मीन्स और डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ये काम नहीं करता, ये सिमिलैरिटी नहीं देखता। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए स्टोर पे गया, ठीक है, और मिस्टर ए ने ब्रेड ख़रीदा और ब्रेड के साथ प्रिंटर की कार्ट्रिज खरीदी। अब यार आप मुझे एक बात बताओ, प्रिंटर की कार्ट्रिज और ब्रेड में क्या कॉम्बिनेशन है? देखो ब्रेड के साथ बटर लेता ना तो समझ आती है बात, लेकिन प्रिंटर के साथ, प्रिंटर कार्ट्रिज के साथ ब्रेड के तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने ब्रेड और प्रिंटर कार्ट्रिज ली तो ये इस बंदे की एक ग्रुपिंग कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब भाई बंदा तो खरीद रहा है ना, उसकी नीड हो सकती है, ठीक है ना, कि एक ब्रेड लिया और प्रिंटर की कार्ट्रिज उठा के लेकर आ गया, हालांकि उसके कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन कस्टमर ने तो खरीदा ना भाई। तो ये आपकी परचेजिंग और पैटर्न बिहेवियर को लेगा और ग्रुपिंग क्रिएट कर देगा कि कौन से बंदे ने कौन कौन सी चीज़ें साथ खरीदी। ये पैटर्न को डिस्कवर परचेजिंग बिहेवियर से करता है, ठीक है ना। इसका कोई टारगेट बिहेवियर नहीं होता, बस ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है ट्रांजैक्शन के अंदर। इट फाइंड्स पैटर्न इन ट्रांजैक्शन, फाइंड्स पैटर्न इन ट्रांजैक्शन, चाहे वो कितने भी नॉन कोरिलेटेड हो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से और बात समझ आ जाएगी। एक बैंक है, उसके पास कुछ इस तरह का डाटा है कि मेरा जो कस्टमर वन है ना, मेरा जो कस्टमर वन है वो मेरे साथ क्रेडिट कार्ड भी लेता है और पर्सनल लोन भी लेता है। इसी तरीके से कस्टमर टू जो है ना, वो क्रेडिट कार्ड भी लेता है और इंश्योरेंस भी लेता है। कस्टमर थ्री जो है ना, वो क्रेडिट कार्ड लेता है और पर्सनल लोन लेता है। मान लीजिए रिपीट हो गया, पर्सनल लोन ले रहा है। कस्टमर जो फोर है ना, वो मेरे पास से पर्सनल लोन ले रहा है और इंश्योरेंस ले रहा है। अब एप्रियोरी क्या करेगा? ये करेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट, जो एप्रियोरी एल्गोरिथम है, ये बोलेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट साथ में अपेयर फ्रिक्वेंटली हुआ है, यानी कि विच कॉम्बिनेशन अपेयर्ड फ्रिक्वेंटली। ये सिर्फ पैटर्न देखेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या लगा? हमें ये लगा कि भाई टेक्निकली अगर देखा जाए, क्रेडिट कार्ड नंबर वन, क्रेडिट कार्ड नंबर टू, क्रेडिट कार्ड नंबर थ्री, 3 दफ़ा क्रेडिट कार्ड आया है। टेक्निकली अगर देखें तो क्रेडिट कार्ड कितनी दफ़ा आया है? 3 टाइम्स आया है, ठीक है। पर्सनल लोन कितनी दफ़ा आया है? कहाँ पे है? एक दो, एक दो, पर्सनल लोन भी 3 दफ़ा है, ये देखें 3, पर्सनल लोन भी 3 दफ़ा है। इंश्योरेंस कितनी दफ़ा है? इंश्योरेंस आया सर 1 2, सर इंश्योरेंस आया आपके पास 2 टाइम्स, है कि नहीं। अब ये क्या करेगा? एक तो ये ढूंढेगा, फिर पेयर ढूंढेगा, ये स्टेप नंबर 1 है। फिर ये पेयरिंग भी देखेगा कि
फाइंड फ्रीक्वेंट पेयर्स। पेयर्स का मतलब क्रेडिट कार्ड लोन के साथ जब भी मिलकर आया है ना, सॉरी, क्रेडिट कार्ड लोन के साथ मिलकर आया तो 2 दफ़ा आया है, ये पेयरिंग भी ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड प्लस लोन कितनी दफ़ा आया है? 2 टाइम्स, है कि नहीं? क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस के साथ मिलकर कितनी दफ़ा आया है? 1 टाइम। पर्सनल लोन इंश्योरेंस के साथ मिलकर कितनी दफ़ा आया है? 1 टाइम, है कि नहीं? तो अगर मिनिमम सपोर्ट भी 2 है तो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जो है वो जीत गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कस्टमर क्रेडिट कार्ड लेगा उसके हाई चांसेस है कि वो लोन भी लेगा। तो जो भी बंदा क्रेडिट कार्ड के लिए लेने के लिए आएगा तो बैंक अपने स्टाफ को ट्रेन करेगा कि भाईजान आप क्या करो, आप इसको मार्केट करो लोन की भी, क्योंकि हमारा डाटा ये बता रहा है कि जब भी क्रेडिट कार्ड बिकता है तो आपके पास जो पेयरिंग बता रही है, एक तो क्रेडिट कार्ड अकेले में भी ज़्यादा बिका और पेयर के अंदर भी विन कर गया, यानी कि ये सोलो भी विन कर रहा है, क्रेडिट कार्ड सोलो भी विन है और पेयर के अंदर भी विन कर रहा है। तो जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कोई बंदा आए तो आप इसको लोन लाजमी करो, क्योंकि चांसेस ये हैं, डाटा ये बता रहा है कि उस्ताद ये लेगा। ये आपको कौन बताएगा? या आपको अनसुपरवाइज लर्निंग का सिस्टम बताएगा, जो कि ट्रेंड करते वक्त आप इसके बैकअप के ऊपर एप्रोरी एल्गोरिथम लगाएंगे। तो वो क्या करेगा? वो फ्रिक्वेंटली कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कस्टमर का बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते वक्त। हाँ क्या ना? समझ आती है सर बात? तो हम इसके अंदर सर ये देखेंगे कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने में दूसरी प्रोडक्ट निकली। ये रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ बताता है। ज़्यादातर ये कब इस्तेमाल होता है, इसका यूजेज कब होता है बेटा? इसका यूजेज होता है ज़्यादातर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा, क्रॉस सेलिंग करने के लिए। एक प्रोडक्ट तो बिक रही है, दूसरी नहीं बिक रही, तो दूसरी किसके साथ बिकेगी ये आपको एप्रोडी एल्गोरिथम बताएगा। मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, इवन फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो एक सैलरी का अकाउंट खुलाता है, तो उसके चांसेस ये हैं कि सर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड के लिए भी वो जाएगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन पे नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा सैलरी का अकाउंट खुलवाता है तो चांसेस ये हैं कि भाई वो क्रेडिट कार्ड का भी अकाउंट खुलवाएगा, तो बैंक उसको मार्केटिंग एंगल पे उठाकर ऑटोमेटिकली टारगेट करना शुरू कर देगा। तो डेट्स हाउ द अनसुपरवाइज लर्निंग ऑल मॉडल्स आर। और मैंने आपको सब बताया। अब इसकी अगर एक समरी क्रिएट कर लें, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी आसानी होगी आपको, अगर हम उसकी समरी क्रिएट कर लें तो भाई के मीन्स क्या करता है? भाईजान के मीन्स जो है ना वो कस्टमर को सेगमेंट करता है, ठीक है। हायरार्कियल क्या करता है? हायरार्कियल क्लस्टरिंग ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ऊपर वाला सिर्फ सेगमेंट कर देगा, ये रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। और इसके अंदर डेंड्रोग्राम का भी आपने वर्ड याद रखना है। पीसीए क्या करता है? पीसीए आपके वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस वेरिएबल्स, और उसमें से एक प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाल देगा। एप्रोडी एल्गोरिथम क्या करता है? प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करने में काम करता है। सॉरी, इसको इस तरह ना लिखो, क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स में ना लिखो, इसमें आप ये लिखो, ये क्या करेगा? पैटर्न ढूंढेगा, पैटर्न अमंगस्ट परचेजिंग। ठीक है क्लास, दैट्स इट एज फार एज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स आर कंसर्न। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।